आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 यानी कि उत्सर्जन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है उत्सर्जन। उत्सर्जन टॉपिक सुनते ही आपके मन में कुछ ऐसी बातें आ रही होंगी कि उत्सर्जन जो है सर क्या होता है, उत्सर्जन से है हम क्या समझते हैं। देखिए, उत्सर्जन यानी आपके शरीर में कोई भी अनावश्यक पदार्थ जो है उत्पन्न हो रहे हैं, उससे बाहर की ओर निकालना। उसे क्या करना? बाहर की ओर निकालना क्या होता है? उत्सर्जन होता है। जैसे सपोज दैट, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप क्लासरूम में बैठे हुए, आपके क्लासरूम में आप बैठे हो, बहुत सारे बच्चे जो है क्लासरूम में बैठे होते हैं और इनमें से कोई ना कोई एक बच्चा जो है थोड़ा सा शरारती तो होगा। मान लीजिए कि बीच वाला थोड़ा सा बच्चा शरारती है। हम क्या बोलते हैं इसे कि चल क्लास से बाहर निकल, क्योंकि ये दो बच्चों को दिक्कत ना हो, यार सारे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो इस बच्चे को जो है हम बाहर की ओर निकालें तो यह बच्चा हमारा क्या होगा? तो यह बच्चा हमारा हो जाएगा उत्सर्जन। यह बच्चा हमारा क्या होगा? उत्सर्जन होगा, क्योंकि यह बच्चा क्या है? शरारती है, क्योंकि और सारे बच्चों को क्या कर रहा है? यह डिस्टर्ब करता है। तो इसे हम बाहर की ओर भेज देंगे तो वह क्या होगा? हमारा उत्सर्जन होगा। वैसे ही और सारी सामग्रियां हैं जो हमारे शरीर में जो है बनते हैं, लेकिन उसे हमें क्या करना होगा? बाहर की ओर निकालना जरूरी होगा, क्योंकि यह पदार्थ जो भी हमारे शरीर में ऐसे अनावश्यक पदार्थ बनते हैं, उसे शरीर से अगर हम बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारे शरीर जो है संतुलन अपना खो बैठेगा। और जब यह हमारा शरीर संतुलन खो बैठेगा तो समझिए कि हमारा शरीर कार्य अच्छे ढंग से नहीं करेगा। तो इसलिए जो है उत्सर्जन हमें जानना जरूरी होता है कि हमारे शरीर में ऐसे क्या उत्सर्जन है जो हमारे शरीर के लिए जो है लाभदायक नहीं है। अब कौन कौन से जो है उत्सर्जन है, कौन कौन से भाग जो हैं उत्सर्जन के होते हैं हमारे शरीर में, ये भी चीज जो है जानना जरूरी है। हम जानते हैं कि उत्सर्जन, सर आपने तो बहुत अच्छा मुझे एग्जांपल एक छोटा सा दे दिया। एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई बच्चे शरारती होते हैं जो शोरगुल करते हैं, उसे आप बाहर की ओर निकाल दिए, वो चीज उत्सर्जन हुआ। बट हमारे शरीर में जो है कौन सा उत्सर्जन पदार्थ होता है? हाँ होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आपको जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि वह आपके शरीर में उत्सर्जन होगा, अनावश्यक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसे बाहर निकालना जरूरी होता है। तो हम पहले चर्चा करेंगे सबसे पहले यहाँ पे उत्सर्जन से। क्यों उत्सर्जन से हम बात करेंगे? क्योंकि हमें उत्सर्जन पढ़ना है। हमें क्या करना है? उत्सर्जन पढ़ना है और उत्सर्जन के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि उत्सर्जन में सबसे पहला भाग आपका, सबसे ऊपरी भाग से हम शुरू करते हैं, नीचे तक जाएंगे। सबसे पहले हम त्वचा ले लें। त्वचा, आप बोलिएगा सर त्वचा हमारा उत्सर्जन पदार्थ होगा क्या? अरे यार होगा। उत्सर्जन पदार्थ हमारा क्या होगा? त्वचा होगा। इसलिए होगा, अभी आगे हम आपको बताएंगे। दूसरा, त्वचा के नीचे हम चले आए। त्वचा के नीचे आपका क्या होगा? चलो भाई हृदय ले लेते हैं, क्या हृदय भी है? चलो हम फेफड़ा ही ले लेते हैं, हृदय छोड़िए फेफड़ा ले लेते हैं। ये भी हमारा उत्सर्जन एक पदार्थ है। तीसरा, उससे नीचे आ गए यकृत ले ले, क्या? लीवर, ये भी हमारा क्या है? एक उत्सर्जन पदार्थ है। चलो भाई यकृत में और कुछ हम ले ले क्या यहाँ? चलो भाई हम ब्रीक भी ले लेते हैं, ये भी क्या है? एक उत्सर्जन पदार्थ है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये थोड़ी सी स्टैंडर्ड लेवल वाली है। आप जिस क्लास में हैं, क्लास 10th में हैं आप, तो क्लास 10th में ये लेवल आपको पढ़ने नहीं है। आपको वो भी लेवल में बताऊंगा। पहले पहले इस चीज को जानेंगे। त्वचा क्या है? तो उत्सर्जन पदार्थ है। अब देखिए त्वचा से हमें क्या क्या निकलता है। त्वचा से आपका पसीना बाहर की ओर निकलता है। क्या निकलता है? पसीना। तो क्या पसीना हमारा उत्सर्जन पदार्थ है? तो आप बोलिएगा यस सर, ये तो उत्सर्जन पदार्थ है। तो त्वचा से ही उत्सर्जन पदार्थ होता है? नहीं, पसीना तो त्वचा से भी निकला, आपके शरीर से भी, पूरे बॉडी से भी तो पसीना निकलता है। लेकिन हमें अभी सबसे बात पहले किस पे करनी है? त्वचा पे करनी है। तो त्वचा हो गया हमारा एक पहला पसीना, त्वचा से पसीना आएगा। आप देखे होंगे आपके नाक, जब आप कभी सो के उठते होंगे तो देखे होंगे कि यह तेलिया साइड होता है। या नाक जो है आपका कैसा होता है? तेलिया हो जाता है। तेलिया आपने देखा होगा, नाक आपका हमेशा कभी कभी तेलिया बन जाता है।
तो तेलिया जो बनता है क्यों बनता है, तो यह एक क्या है, उत्सर्जन पदार्थ है जो आपका नाक के ऊपरी भाग को क्या बना देता है, तेलिया बना देता है। बहुत सारे बच्चे देखे होंगे, छोटे बच्चे होते हैं, उनके नाक से बहुत अच्छा उत्सर्जन पदार्थ निकलता है, बच्चा उसे टेस्ट भी कर लेता है, जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं नीटा या पोटा, नीटा या पोटा उसे हम बोलते हैं। तो यह भी हमारा क्या है, एक उत्सर्जन पदार्थ है। अब फेफड़ा जो है हमारा क्या उत्सर्जन पदार्थ है, तो यस सर, यह फेफड़ा भी जो है हमारा क्या है, उत्सर्जन पदार्थ है। फेफड़ा क्यों उत्सर्जन पदार्थ है, क्योंकि यह श्वसन क्रिया करता है, और श्वसन जो है उत्सर्जन के माध्यम से ही जो है श्वसन क्रिया होता है। तो फेफड़ा किसके द्वारा काम करता है, फेफड़ा श्वसन क्रिया करता है, और श्वसन भी हमारा क्या है, एक उत्सर्जन है। क्यों उत्सर्जन है, क्योंकि CO2 क्या करते हैं, हम छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो हम छोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हैं, यानी CO2 को हम क्या करते हैं, छोड़ते, श्वसन हमारा क्या हुआ, एक उत्सर्जन हुआ। अब हम थोड़ा सा देखेंगे यहाँ यकृत के बारे में, देखेंगे यकृत दिया गया है, तो यकृत भी हमारा क्या है, उत्सर्जन पदार्थ है। तो यस, यकृत भी है, क्योंकि लीवर में हमारा बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आमाशय होते हैं, अग्नाशय होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, लीवर में ही होता है। और लीवर हमेशा किसका निर्माण करता है, तो अमोनिया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अमोनिया का निर्माण करता है। आप जानते होंगे कि अमोनिया हमारे लिए लाभदायक है, यह बहुत ही खतरनाक है। और अमोनिया जो है किसमें कन्वर्ट करता है, तो यूरिया में जो है कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया किसमें कन्वर्ट करता है, यूरिया में कन्वर्ट करता है। अगर डायरेक्ट आपके शरीर से अमोनिया निकलेगा तो समझिए कि बहुत ही खतरनाक होता है, और इसमें एक ऐसी गंध होती है जो बहुत ही क्या होती है, बेकार सी लगती है गंध। आपने देखा होगा रोड या सड़क पे कहीं भी, या आप रेलवे के पास देखे होंगे, कहीं पेशाब खाना लिखा होता है, पेशाब खाना लिखा होता है। अब उस पेशाब खाने के पास आप जाइएगा पेशाब करने के लिए, तो एक अजब सी महक आती है। वह किसके कारण महक आती है जानते हैं, आप बोलेंगे सर यूरिया कारण आती है। हाँ, यूरिया के कारण आती है, लेकिन अमोनिया से कन्वर्ट होता है क्या, यूरिया। अगर कंटिन्यू वहां पेशाब करते हैं तो अमोनिया में इतनी पावर होती है कि आपकी दीवार में गिरा सकती है। और वहां देखे होंगे कि बहुत ज्यादा परत चढ़ जाती है, पीली कलर की परत चढ़ जाती है। तो अमोनिया कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिया में। तो यूरिया हमारा क्या है, एक उत्सर्जन पदार्थ है। ब्रिक भी हमारा क्या है, एक उत्सर्जन पदार्थ है, क्योंकि यह पानी को फिल्टर करता है हमारे शरीर में, और हमारे खून को भी क्या करता है, यह फिल्टर करता है। और ये पानी को फिल्टर करेगा तब यह पेशाब होगा, और यह खून को फिल्टर करेगा तो खून हमारा क्या होगा, शुद्ध होगा। तो ये दो प्रक्रियाएं से जो है ब्रिक हमारा कार्य करता है, पानी को भी शुद्धिकरण करता है, खून को भी शुद्धिकरण करता है। तो इसका यही प्रोसेस होता है हमारे क्या, अमोनिया, सॉरी ब्रिक। तो उत्सर्जन जो है आपने बिल्कुल समझ लिया कि उत्सर्जन जो है आपका क्या होगा, उत्सर्जन जो है हम किसे कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक। आगे हम फिर चलेंगे थोड़े से, और आपकी 10th लेवल वाले पे। अब आपसे डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि उत्सर्जन, ठीक है, अब बात किया जाए डायरेक्ट उत्सर्जन पदार्थ कौन कौन से, उत्सर्जन पदार्थ कौन कौन से, मान लीजिए उत्सर्जन पदार्थ कौन कौन से, तो आपका जवाब क्या आएगा। अभी मैंने आपको बताया उत्सर्जन पदार्थ कौन कौन से, आप यहाँ पॉइंट रख सकते हैं उत्सर्जन पदार्थ कौन कौन से होंगे। तो पहला हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रखेंगे पेशाब। पहला हमारा क्या होगा, पेशाब। पेशाब में ही आएगा मल और मूत्र, उसे ही बोलते हैं पेशाब को, और मल बोलते हैं हम लैट्रिन को, पैखाना को। तो मल मूत्र डायरेक्ट लिखिए, या आप पेशाब लिख सकते हैं, या मल मूत्र भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारा उत्सर्जन पदार्थ क्या हो सकता है, तो पसीना। पसीना भी क्या होगा, हमारा उत्सर्जन एक पदार्थ है। पसीना के बाद जो है हम यहाँ क्या काउंट कर सकते हैं, और सोचिए, पसीना के बाद कीचड़, आंख से आपका क्या निकलता है, कीचड़ निकलता है। तो कीचड़ भी क्या है, आपका एक उत्सर्जन पदार्थ है। तो आपका यहाँ सबसे पहले पेशाब हो गया, पसीना हो गया, और यहाँ कीचड़ हो गया, और उसके बाद मलमूत्र हो गया।
और कोई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो है आपके शरीर से बाहर निकालते हैं अनावश्यक, तो आपके अनावश्यक पदार्थ और एक हो सकता है क्या, आंसू। या गम के भी आंसू होते हैं और खुशी के भी आंसू हो सकते हैं। तो यह अनावश्यक पदार्थ है, यह आपके शरीर से बाहर निकलना इसके लिए सबसे जरूरी चीज होता है, और यह शरीर से बाहर निकलता है। पेशाब आपको जोर से लग गई है तो कितने देर जो है आप पेशाब को रोक सकते हैं, लगभग 15 मिनट, लगभग 20 मिनट, या 25 मिनट, या चलो मान लेते हैं 30 मिनट। उससे ज्यादा जो है आप पेशाब को रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि पेशाब की थैली जो हो हमारी, पेशाब की हमारी थैली, जिसे मानो सपोज की है पेशाब की आपकी थैली है, ठीक है, और इस पेशाब की थैली में पूरा पेशाब जो है क्या हुआ है, भर गया है। तो इसे निकालने के लिए कहीं तो रास्ता है नहीं, क्योंकि यार जो है रास्ता ये डायरेक्ट जो है किससे जुड़ा है, तो यह ब्रिक से जुड़ा है हमारा। तो यह पुनः ब्रिक में तो जाएगा नहीं हमारा, ये तो पूरा किडनी में जाएगा नहीं। तो यह जब थैली भर जाएगी तो इसे तो बाहर निकलना पड़ेगा। तो जितना देर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या ऑलमोस्ट 30 मिनट तक आप इसे रोक सकते हैं। इसे बाहर निकालना पड़ेगा, इसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। अगर आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे पेशेंट को भी आपने देखा होगा कि अगर उसके शरीर से पेशाब बाहर नहीं निकलता है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो डॉक्टर क्या करता है, उसे पाइप लगाकर जो है पेशाब को बाहर निकालता है। अगर फिर भी पेशाब पाइप से भी नहीं निकलता है तो वो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित तौर पे होना बिल्कुल ही तय है, बिल्कुल ही तय है, क्योंकि वह व्यक्ति बिल्कुल ही मरेगा ही मरेगा, कोई उपाय नहीं है। तो आपका जो है पेशाब क्लियर हो गया। उसके बाद देखेंगे हम मल मूत्र। मल और मूत्र के बारे में, मूत्र में पेशाब, मल के बारे में जो है हम जानेंगे। अगर आपको जोर से जो है पैखाना यानी टट्टी लगा हुआ है, लेटरिन लगा हुआ है, तो आप जो है कितने देर जो है रोक सकते हैं, ये बताइए। ये भी थैली ही होती है, एक प्रकार की थैली ही होती है, जैसे मूत्राशय थैली है उसी प्रकार ये भी थैली होती है। और यह थैली ना सिकुड़ती है ना फैलती है, हल्का फैल सकती है बट ये सिकुड़ेगी नहीं। ये थोड़ा सा फैल सकती है बट जो है ये सिकुड़ने वाली नहीं थैली है। यह थैली क्या होगी, बिल्कुल सिकुड़ेगी आपकी नहीं। तो इसमें पूरा टोटल मल भर गया हो तो ये तो बाहर जाएंगे ही ना, ये तो बाहर निकलना इसके लिए तो अनिवार्य है। तो यह भी क्या है, हमारा एक उत्सर्जन पदार्थ है, जो आपके शरीर में अनावश्यक पदार्थ बन रहे हैं वह शरीर से हमारा बाहर निकलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पसीना पे। तो पसीना भी क्या है, हमारा एक उत्सर्जन पदार्थ है। ठंडी के दिन में आपने देखा होगा कि आपके शरीर से जो है पसीना नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, इसके सबसे पहले एक रीजन है कि पसीना गर्मी के दिनों में निकलता है, ठंडी के दिनों में क्यों नहीं निकलता है। क्योंकि जिस हम वातावरण में रहते हैं, जिस हम वातावरण में रहते हैं वह वातावरण ठंडी के दिनों में क्या होता है, ठंडा होता है। यानी हमारे शरीर के टेम्परेचर से भी क्या होता है, डाउन होता है। शरीर के टेम्परेचर से भी हमारा क्या होता है, वातावरण डाउन होता है, जिस वजह से हमारा शरीर क्या होता है, ठंडा रहता है। इसलिए हम उन्हीं वस्त्र को पहनते हैं ताकि अंदर का शरीर जो हमारा रहे बिल्कुल हिट रहे, अंदर का शरीर हिट रहे, तो हमें उस समय पसीना नहीं निकलता है। लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता है कि पसीना हमारा शरीर से बाहर की ओर निकलता है। गर्मी के दिनों क्यों, क्योंकि वातावरण जो है गर्मी के दिनों में क्या होती है, अधिक होती है, टेम्परेचर हमारे शरीर से ज्यादा होती है। इसलिए जो है क्या होता है कि पसीना निकलता है, और पसीना हमारे लिए शरीर के लिए बहुत ही क्या है, लाभदायक पक्ष है। पसीना निकलना हमारा शरीर के लिए बिल्कुल ही लाभदायक है। इसलिए है क्योंकि पसीना अगर आपके शरीर से निकल रहा है तो समझिए आपकी शरीर में जो है हरासमेंट जो है कम होती है। पसीना शरीर से बाहर निकलेगा तो हरासमेंट जो है क्या होगी, बिल्कुल ही कम होती है, और आपको अच्छी नींद भी लगती है। तो पसीना निकलना आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। दूसरा जो है हमारा क्या है, कीचड़। कीचड़ आपने देखा होगा, कीचड़ क्या होता है कि आपके आंखों से जो है कीचड़ निकलता है, आपके आंखों से जो है कीचड़ निकलता है, आंखों से। आंखों से कीचड़ कैसे निकलेगा, आपने अगर धूप में
या आप पोल्यूशन वाले जगह पे या गर्मी के दिनों में आप चश्मा यूज नहीं करिएगा तो आपके आंख में धूल मिट्टी जाके पड़ेगा। और धूल मिट्टी जो है आपके आंख में जाएगा तो ये आंख में रिफाइन होके जो है किच्चर के रूप में या आपके आंख के निचले भाग में या कोने में आगे जो है जमेगा। तो यह जमेगा किच्चर में तो वो क्या होगा आपका, वो बनेगा क्या, किच्चर। आंसू, आंसू भी हमारा क्या है, एक उत्सर्जन पदार्थ है। क्यों उत्सर्जन पदार्थ है माय डियर? क्योंकि उत्सर्जन इसलिए है आंसू क्योंकि खुशी की भी आंसू रोई जाती है और गम के भी आंसू रोई जाती है। तो यह आपके शरीर हृदय से जो है जुड़ा हुआ होता है, यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ होता है कि कभी हमें खुशी होती है तो कभी ऐसा होता है कि जब आप पिता बनिएगा और आपके बच्चा जो होंगे जैसे कि अच्छा काम करेंगे तो उस समय आपको जो है थोड़ा सा महसूस होगा कि हम उस समय रो देते हैं, लेकिन गम के भी आंसू होते हैं। तो यह सभी क्या है, हमारे उत्सर्जन पदार्थ। तो उत्सर्जन जो है आपने बिल्कुल समझ लिया। कोई भी दिक्कत है यस या नो में मुझे जवाब देंगे। उत्सर्जन तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट जो है हमें उत्सर्जन के पढ़ने हैं। तो यह आपके छोटा सा इंट्रोडक्शन था, आपके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब चलेंगे हम टॉपिक पे, पॉइंट पे, ताकि हम जो है अच्छे से जो है डिफिनेशन के साथ जो है इसे हम समझ सके। तो हम डिफिनेशन की ओर चलेंगे और डिफिनेशन के साथ जो है हम स्टार्ट करते हैं आज का अब का सेशन। तो अब आपके सामने यहाँ आ गया पहला चीज, उत्सर्जन। अब जानेंगे उत्सर्जन जो है इसके डिफिनेशन। क्यों डिफिनेशन जानना जरूरी है? क्योंकि डिफिनेशन जानना हमारे लिए बिल्कुल ही जरूरी है। देखेंगे यहाँ पे कि जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त होते हैं, इन्हीं पदार्थ को क्या कहते हैं हम, उत्सर्जन या उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उत्सर्ज उत्सर्जन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उत्सर्जी और उत्सर्जन में क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो शरीर के लिए अनावश्यक एवं विषाक्त, अनावश्यक मतलब समझ लीजिए कि जरूरत नहीं, और विषाक्त मतलब विषैला, विषाक्त मतलब क्या, विषैला। क्लियर? अनावश्यक मतलब जरूरी नहीं, विषाक्त मतलब विषैला होते हैं, इन्हें पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। लेकिन जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न जो है अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, यानी कहने का मतलब यहाँ क्या बना है, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, यानी कि आपके शरीर में बनने वाली क्रिया है, आपके शरीर में जो आपके शरीर है, हमारा शरीर है, उसमें क्रियाएं हो रही है, क्रियाएं होने के बाद जो है उसमें वेस्ट जो है, अपशिष्ट वेस्ट पदार्थ निर्माण हो रहे हैं, उसे क्या कहेंगे हम, उत्सर्जन कहेंगे। वेस्ट पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे और बोला गया है कि शरीर में जल की संतुलन मात्रा का होना, जल में शरीर में जल की संतुलन मात्रा का होना भी अनिवार्य है, क्योंकि जल के बिना जो है आपके शरीर में उत्सर्जन क्रिया कम होगी। शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह जल संतुलन कहलाता है। आप जानते होंगे कि हमारे शरीर में जल जो है कितने परसेंट है, हमारे शरीर में जल जो है कितने परसेंट है, तो 19% है जल। उसके बाद जो है 10% में पूरे शरीर में हमारा कार्यरत रहता है, और सारे जैसे ब्लड हो गए, यूरिक हो गए, अम्ल हो गए, यूरिया हो गए, ये सब हमारे सब प्रोटीन हो गए, पासा हो गया, फैक्ट हो गए, ये सभी काम करते हैं। लेकिन 90% हमारा शरीर जो है जल से भरा हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जल संतुलन कहते हैं। यहाँ तक जो है आपके पास एक परिभाषा के अकॉर्डिंग जो है आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं हुई। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग चलेंगे थोड़ा सा कि उत्सर्जी पदार्थ जो है क्या क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होते हैं। चलिए, उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत जो है क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ देखेंगे हम कि जंतुओं के शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं CO2। उसे क्या बोलते हैं, CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बनिक अणुओं के विखंडन, यानी विखंडन मतलब टूटना, विखंडन मतलब क्या, टूटना, उत्पन्न होता है।
यानी कि हमारे शरीर में जब कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो क्या होता है कि कार्बनिक अणु के साथ क्या होता है, यह विखंडन होता है। अब विखंडन होने के बाद जो है पूर्णतः जो है हमारे शरीर से ये बाहर जाता है। तो विखंडन जब तक नहीं होगा तब तक हमारे शरीर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर की ओर नहीं जाएगा। ठीक है, उत्पन्न होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से निष्कासन जंतुओं में विभिन्न श्वसन अंगों जैसे क्या, फेफड़ा आपका, दूसरा जो है गिल्स, तीसरा जो है श्वास नलिका। ठीक है, अब फेफड़ा की बात आ गई, फेफड़ा की बात आ गई तो फेफड़ा किसका श्वसन अंग होता है? कौन से जंतुओं का जो है श्वसन अंग फेफड़ा होता है, बताएंगे मुझे आप। तो यहाँ कौन से जंतु होंगे? तो फेफड़ा किससे श्वसन क्रिया करता है? तो मानव जो है अपना श्वसन क्रिया किसके द्वारा करता है? फेफड़े के द्वारा करता है। वहीं गिल्स की बात किया जाए तो गिल्स जो है, गिल्स किससे श्वसन क्रिया करता है? ये किसका गिल्स होता है जो श्वसन क्रिया करेगा? तो गिल्स जो है किसमें पाया जाता है? मछलियों में पाया जाता है। गिल्स मछलियों में पाया जाता है। श्वसन अंग मछलियों का कौन सा है? वो गिल्स है। तो फेफड़ा समझ लिए कि फेफड़ा मानव का श्वसन अंग है और गिल्स मछलियों का श्वसन अंग है। श्वास नलिकाओं इत्यादि द्वारा होता है। श्वास नलिका ये नासिक छिद्र है, नासिक से श्वास नलिकाएं होते हुए रिलैक्स तक जुड़ी हुई होती है, होता है। विभिन्न जंतुओं के शरीर में होता है। यह विभिन्न जंतुओं के शरीर में क्या होगा? फेफड़ा, गिल्स और श्वास नलिका है, जो प्रोटीन के विखंडन से शीघ्रता, ठीक है, से बनने वाला पदार्थ अमोनिया है, जो जंतुओं के लिए अत्यंत विषैला होता है। अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील है। देखिए हम अभी अमोनिया के बारे में जैसे आपको मैं बताया था कि अमोनिया जो है क्या है, तो अमोनिया आप समझ सकते हैं कि अमोनिया क्या होता है। अमोनिया हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, लेकिन अमोनिया कन्वर्ट किस में होता है? तो यूरिया में कन्वर्ट होता है। डायरेक्ट अमोनिया हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता है। इस चीज को याद रखिएगा कि अमोनिया हमारे शरीर से बाहर डायरेक्ट नहीं निकलता है। अमोनिया किस में कन्वर्ट होता है? तो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है और तब जो है ये बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ साफ तौर पे बोला है कि जंतुओं के लिए अत्यंत विषैला होता है। अमोनिया जल में अत्यधिक घुलनशील होता है। तो यह विषैला है, लेकिन उसे क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसमें? यूरिया में, और यूरिया जो है हमारे पेशाब के द्वारा से बाहर की ओर निकल जाता है। तो यह प्रोसेस जो है आपकी क्या हुई? उत्सर्जित पदार्थ की। अब जो है हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि जंतुओं में जो है उत्सर्जन की क्रियाएं कैसे होगी। जंतुओं में उत्सर्जन की क्रियाएं यानी कि जंतुओं में उत्सर्जन जो है आपका कैसे होगा। तो यहाँ ध्यान देंगे कि जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक विशेष रचनाएं पाई जाती है। आपके शरीर में कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है उसे जो है बाहर निकालने के लिए, बाहर निकलने के हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की जो है रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें कहते हैं उत्सर्जी अंग। अब आपके शरीर में सबसे उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं? तो आप तो बिल्कुल जान गए होंगे कि सर आपने तो अभी मुझे पहले बताया। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग आपके होते हैं क्या? तो ब्रिक। ब्रिक को बोले मानो तो किडनी, इसे मानो तो गुर्दा, इसे मानो तो नेफ्रॉन। कितना नाम में रखो आपको, बोलो। ब्रिक बोलिए, किडनी बोलिए, उर्दू में गुर्दा बोलो या इंग्लिश में नेफ्रॉन बोलो, आपकी मर्जी। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों शब्द जो है आपके मिले हुए हैं। ब्रिक जो भाषा हमारी हिंदी हो जाएगी, लैटिन भाषा में इसे कन्वर्ट किया गया है हिंदी में ब्रिक। हिंदी में प्योर बोल सकते हैं उसे हम किडनी, और गुर्दा जो है हम इसे बोलते हैं किसमें? उर्दू में, और नेफ्रॉन जो बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो आपका यहाँ 3-4 भाषाएं जो है आपके सामने मिल गई कि इसके उत्सर्जन पदार्थ के महत्वपूर्ण क्या होते हैं? हमारा उत्सर्जन अंग ब्रिक ही होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन अंग कहते हैं। परंतु निम्न श्रेणी के जंतुओं में जैसे प्रोटोजोआ,
अमीबा में विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ या अमीबा में जो है क्या होते हैं, विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते। आप जान लीजिए कि विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अमीबा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनीकरण पदार्थ के मुख्य रूप से अमोनिया जैसे उत्सर्जी पदार्थ बनाते हैं। अब तो यह उत्सर्जी पदार्थ बनाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ की कोई भी वैल्यूएशन नहीं है। इसलिए वैल्यूएशन नहीं है हमारे उत्सर्जी पदार्थ की, क्योंकि हमारे लिए वह क्या है, बिल्कुल ही खतरनाक है। लेकिन अमीबा क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनीकरण पदार्थ के रूप में जो है अमोनिया जैसे उत्सर्जन पदार्थ को क्या करते हैं, बनाते हैं। और उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से प्लाज्मा लेमा से विसरण के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो यह तो भाई अमीबा हमसे भी ज्यादा खतरनाक आदमी होगा भाई। आदमी बोल रहा हूं मैं, जीव हो गया, खतरनाक जीव। क्योंकि इसमें जो है बाहर निकालने के लिए भाई एक विशेष प्रकार की सतह होती है, जिस सतह का नाम क्या है, प्लाज्मा लेमा। ठीक है। मनुष्य जो है में उत्सर्जन, अब मनुष्य में जो है उत्सर्जन, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस मुझे करना चाहिए, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। मनुष्य में जो है उत्सर्जन, तो मनुष्य एवं समस्त वर्टिब्रेटा उपसंघ के जंतु में ब्रिक सबसे जो होता है क्या है, महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होता है। मैंने अभी आपको यहाँ चर्चा किया कि सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा क्या होगा, तो ब्रिक होगा। ब्रिक के संबंध अन्य रचनाओं जो उत्सर्जन में भाग लेते हैं, वे मूत्रवाहिनी, मूत्राशय या मूत्रमार्ग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो मूत्रमार्ग का जो है निर्माण कैसे होता है, मूत्रमार्ग का निर्माण किसके द्वारा होगा, तो यह ब्रिक के द्वारा मूत्रमार्ग का क्या होता है, निर्माण होता है। और मूत्रमार्ग का निर्माण कब होगा, जब आपका ब्रिक सही ढंग से कार्य करेगा। क्योंकि ब्रिक क्या है, यह फिल्टर का काम मेरा करता है। जो हम पानी पीते हैं उससे वह क्या करेगा, फिल्टर करता है और फिर मूत्राशय थैली में लाकर क्या करता है, जमा करता है। और ब्रिक का एक और काम है कि वह हमें क्या कहता है, ब्लड को शुद्ध करता है। तो यहां तक क्लियर है, आप मुझे यस या नो में जो है जवाब देंगे। यहाँ पे जो है हम ध्यान देंगे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे कि मनुष्य में एक जोड़ा जो है क्या होता है, ब्रिक होता है। कितने जोड़ा, एक जोड़ा ब्रिक का आपने देखा होगा। मैं आपको आगे ब्रिक का फिगर जो है दिखाने वाला हूँ कि ब्रिक आपके शरीर में एक जोड़ा होता है कैसे। ठीक है। ब्रिक होता है, प्रत्येक ब्रिक का उदर गुहा के पृष्ठीय देवभीति के सटे हुए वक्षकुंड में दोनों ओर स्थित होते हैं। बायां ब्रिक दायां ब्रिक की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है और प्रत्येक ब्रिक ठोस गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। अभी यहाँ थोड़ा सा हम बात करेंगे आपसे, अभी इसके बारे में और थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पहले यहाँ ध्यान देंगे हम कि यह मानिए कि आपका यह ब्रिक है, ऐसे जो है आपके शरीर में ब्रिक होता है। एक जो है ऊपर की ओर होता है, एक थोड़ा सा उससे नीचे की ओर होता है। क्यों होता है यह, नींव क्यों होता है, क्योंकि यह जो है यकृत के साथ जो है क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसलिए एक ब्रिक जो है क्या होता है, बाएं साइड लीवर के साथ जो है जुड़ा हुआ होता है, इसलिए यह क्या होता है, नीचे की ओर होता है। और दूसरे साइड जो है क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ इस चीज को बताया गया है कि उदर गुहा के पृष्ठीय देवभीति में सटे हुए वक्षकुंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। बायां ब्रिक दायां ब्रिक की अपेक्षा कुछ ऊपर की ओर होता है। बाएं साइड जो है क्या होता है, नीचे की ओर होता है, और बाएं साइड दाहिने साइड जो होता है क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। प्रत्येक ब्रिक कैसा होता है, ठोस होता है और किस कलर का होता है, गहरे भूरे लाल रंग का होता है तथा इसकी आकार सेम के बीज की तरह होती है। आपके सेम के बीज देखा हुआ है, ईम आकार का, इतना बड़ा सेम के बीज की आकार की होती है। अब यह सेम की बीज की आकार का ऐसा दो होगा आपके अंदर ब्रिक। अब बताइए, इतना बड़ा तो सेम ही होता है, सेम का बीज। अब यही ब्रिक जो है हमारे ब्लड को सप्लाई करता है, शुद्धिकरण करता है, और यही ब्लड जो है हमारा किसका,
पानी का भी जो है फिल्टर काम करता है, जो कैसा आकार का होता है, बिल्कुल सेम के बीच के आकार का होता है। यह करीबन जो है कितना 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर क्या लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर क्या चौड़ा, 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर क्या होता है मोटा होता है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ब्रिक जो है कितना लंबा होता है। तो आपको याद रखना होगा कि ब्रिक की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर? ब्रिक की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। ओके, चौड़ा कितना होता है? तो 5 से 6 सेंटीमीटर क्या होता है चौड़ा होता है। मोटा कितना होता है? तो 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर जो है क्या होता है मोटा होता है। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में जो है उत्सर्जन में हमें ब्रेक ही सबसे ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि ब्रेक का टोटल निचोड़ आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार होता है। ब्रिक की बाहरी सतह उत्तोदन तथा भीतरी सतह नतोदार होती है। या आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, एमसीक्यू में आता है कि बाहरी सतह का नाम क्या है? तो उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर बाहरी सतह का नाम क्या है? उत्तरोत्तर। और अंदरी सतह का क्या नाम है? नतोदर। आपसे एमसीक्यू में यह क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिक के बाहरी भाग का नाम क्या है? तो ब्रिक के बाहरी भाग का नाम उत्तरोत्तर है, उत्तरोत्तर है। और अंदरी भाग का नाम क्या है? तो नतोदर है। इसको याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि ब्रिक के भीतरी नतोदार सतह हाइलम कहलाती है। इसे नतोदार सतह को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? नतोदार सतह को क्या कहते हैं हम? हाइलम कहते हैं। तथा इसी जगह से ब्रिक धमनी ब्रिक में प्रवेश करती है तथा ब्रिक सिरा बाहर निकलती है। तो यह प्रोसेस हुआ आपका ब्रिक। ब्रिक का फिगर हम लोग जो है जल्द देखेंगे कि ब्रिक का फिगर जो है कैसा होगा। बहुत अच्छा है फिगर, क्योंकि आपके शरीर में है। तो यह जो है आपका आ गया ब्रिक का फिगर, और यह जो है मानव ब्रिक का फिगर है। बहुत अच्छा लग रहा होगा देखने में, आपको अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए, अच्छे लगने की जरूरत है, क्योंकि बेकार लगेगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना। हाँ, तो यह ब्रिक है, दो इसके साथ नसे हुए थे जिससे ब्रिक धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो रेड कलर की दिख रही है उसे हम क्या कहेंगे? ब्रिक धमनी कहेंगे। और जिन नीली कलर की दिख रही है, हरी कलर का दिख रही है, उसे हम कहेंगे ब्रिक सिरा कहेंगे। ओके, ये जो है आप फूल जैसे यहाँ देख रहे हो, इसका नाम क्या है? वटफुट, वटकुट, वटकुट। इसका नाम क्या है? वटकुट नाम है, ठीक है। इसके बीच वाले भाग का नाम क्या है? मध्य यंत्र, मध्य वंश। क्या इसका नाम है? मध्य वंश। क्या नाम है इसका? मध्य वंश। क्या नाम बोल सकते हैं आप इसे? मध्य वंश बोल सकते हैं। बीच वाली भाग को मध्य भाग। तीसरी भाग जो है यहाँ पे बाहरी भाग दिया है संगा जटिलिकाएं। बाहरी भाग को वेलिजाएं वाहिनी। अंदरी भाग को, या अंदरी जो ए वाला भाग दिख रहा है आपको, ए वाला भाग दिख रहा है, इस भाग का नाम है केतियक। और सबसे ये वाला बाहरी वाली भाग का नाम है वेरियस। और यह जो नली निकली है इसे नाम है क्या? मूत्र वाहिनी। यह सबके कार्य जो है अलग अलग है। सबके कार्य क्या है? अलग अलग है, क्योंकि क्लास 10th में जो है इसके कार्य हमें पढ़ने नहीं है। इसके अगर कार्य के बारे में अगर हम लोग पढ़ने लगे सबके, कि ब्रिक धमनी का कार्य क्या होगा, ब्रिक सिरा का कार्य क्या होगा, और मूत्र वाहिनी का कार्य क्या होगा, वकफुट का काम क्या होगा, तो लंबा एक क्लास लेनी होगी। तो इस सब के लिए जानना बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन संभव भी है। कठिन तो कुछ नहीं है धरती पे, कुछ भी अगर ठान लो तो सब कुछ संभव है, नहीं ठानोगे कुछ भी संभव नहीं है। तो इस चीज को हम लोग आगे की ओर चर्चा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ जो है क्या बोला गया है आपसे, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग पहले, कि मनुष्य में एक जोड़ा क्या होता है? ब्रिक होता है। प्रत्येक ब्रिक जो है उदर गुहा के पृष्ठ देह भीति से सटे हुए
केशुदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। जो बायां ब्रिक दायां ब्रिक की अपेक्षा कुछ ऊपर स्थित होता है और प्रत्येक ब्रिक ठोस गहरे भूरे लाल रंग का होता है तथा इसका आकार जो है सेम के बीज के समान होता है। यह करीबन 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 से 4 सेंटीमीटर मोटा। ब्रिक की बाहरी सतह उतोदर या भीतरी सतह को नतोदर कहते हैं। ठीक है, ब्रिक की भीतरी सतह को हाइलम भी हम कहते हैं। इसी जगह से ब्रिक धमनी ब्रिक में प्रवेश करती है तथा ब्रिक सिरा से बाहर निकल जाती है। तो यह चीज जो है आपको क्लियर होगा। कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं होनी चाहिए। कोई भी दिक्कत यस नो में मुझे जवाब देंगे। कोई भी दिक्कत है आपको? चलिए आगे जो है हम लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि प्रत्येक ब्रिक में हेलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। किससे? हेलम से। किससे मूत्रवाहिनी निकलती है आपकी? तो हेलम से निकलती है। और मूत्रवाहिनी के शीर्ष भाग जो ब्रिक के बाहर निकलता है थोड़ा ज्यादा मोटा होता है। इस मोटे भाग को मूत्रवाहिनी की श्रेणी में कहते हैं। प्रत्येक मूत्रवाहिनी के पीछे की ओर मूत्राशय में जाकर क्या होती है? खुलती है और मूत्राशय नाशपाती के आकार की पतली दीवार वाली एक थैली के समान होती है। आपने नाशपाती देखा होगा, एप्पल और नाशपाती दोनों बिल्कुल सेम ही होते हैं। नाशपाती की आकार जो है थोड़ी सी छोटी होती है एप्पल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाशपाती के आकार की पतली दीवार वाली थैली की समान रचना है। जो उदर गुहा के पीछे का भाग रेक्टम नीचे की स्थित है तथा मूत्राशय पीछे के भाग से एक नली जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। और मूत्र मार्ग में मूत्र द्वार की ओर से शरीर से बाहर यह क्या होता है? खुलता है। और मूत्र वाहिनी में एक मुख से मूत्र मार्ग के त्रिकोण क्षेत्र में मूत्राशय की टाइगोन कहलाता है। जो त्रिकोण होता है, तीनकोणी होता है, तीनकोण होता है ट्रायंगल की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं? टाइगोन कहते हैं। यह जो है तीनकोणी आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका? एक इसे इसका नाम क्या दिया जाए? तो इसका नाम दिया जाए, इसका नाम क्या है हमारा? टाइगोन। क्या नाम है? टाइगोन। जो कैसा होता है? त्रिकोणी होता है। यह दो जो है आपका क्या है? सेम की आकार के बीच की तरह यह ब्रिक है और इसमें जो है महाधमनी और सिरा जो है क्या होता है? जुड़ा होता है। ब्रिक सिरा और ब्रिक धमनी जो जुड़ा होता है। यह जो है दो लाइन आप देख रहे हैं, यह क्या है? मूत्राशय लाइन है। ठीक है, मूत्राशय की पाइप है और इसी से मूत्राशय जो है अंदर की ओर आता है। और मूत्र में कैसे भरता है? थैली में, इस टाइगोन में कैसे भरता है? बूंद बूंद। जैसे आपने देखा होगा कि पानी चढ़ते हुए ऐसे बूंद 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 करके जो है इसमें आकर जो है क्या होता है? भरता है। ठीक है, तो यह प्रोसेस हो गई आपकी ब्रिक की हो गई। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि ब्रिक की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। तो यह ब्रिक की आंतरिक संरचना है किडनी का। इसे जो है आपको बनाना सीखना होगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि प्रत्येक ब्रिक बाहर से संयोजित उत्तक तथा अरेखित पेशियों से बना एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। प्रत्येक ब्रिक में एक बाहरी प्रांत अस्थ, ठीक है, भाग तथा एक भीतरी अंतप्रस्थ भाग होता है जो 15 से 16 पिरामिडों जैसी रचनाएं से बना होता है। यह जो पिरामिड देख रहे हैं आप यहाँ पे, मैं इसको कलर करता हूँ दूसरा। यह पिरामिड देख रहे हैं, ये 15 से 16 पिरामिड से जो है क्या होता है? बना हुआ आपका होता है। कितने? 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाओं से क्या होता है? यह बना हुआ आपका होता है, जिसे ब्रिक शंकु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ब्रिक शंकु कहते हैं। बात करेंगे आपसे कि शंकु कहते हैं प्रत्येक ब्रिक में सूक्ष्म लंबी कुंडलित रचना पाई जाती है जो नेफ्रॉन या ब्रिक नलिका कहलाती है। नेफ्रॉन ब्रिक की रचनात्मक एवं किरणात्मक क्या है? इकाई है। और इसलिए रचनात्मक एवं किरणात्मक इकाई बोला जाता है इसे, क्योंकि यह जो है एक उत्सर्जन पदार्थ है हमारा। उत्सर्जन एक अंग है। ब्रिक हमारा क्या है? एक उत्सर्जन अंग है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? रचनात्मक एवं किरणात्मक इकाई। ओके, अब हम लोग चलेंगे एमसीक्यू की ओर और हम लोग जो है एमसीक्यू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है,
तो एमसीक्यू किया जाए थोड़ा सा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, यहाँ देखेंगे कि मानव ब्रिक किस प्रणाली का एक हिस्सा है। आगे सामने यहाँ दिया गया है पोषण, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन, चौथा ऑप्शन दिख रहा है परिवहन। तो मानव ब्रिक किस प्रणाली का एक हिस्सा है, आंसर जो है आप मुझे शेयर करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया आंसर आया आपका, बहुत सुंदर, गुड। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है कि हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो पंप किया जाता है किसमें, फेफड़े द्वारा या नीलय के द्वारा या अलिंद के द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा। आंसर जो है आप मुझे बिल्कुल शेयर करें कि क्या आपका आंसर होने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर जो है हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।